नमस्कार बच्चों, ये टेस्ट पेपर 46 है। इससे पहले हमने और 45 टेस्ट पेपर जारी किए हैं। वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे उसमें सवाल हैं और इसमें भी हम आपके लिए साइंस से, जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, उससे अच्छे सवाल है। आप जीके कह लीजिए, जीएस कह लीजिए। टॉप 50 क्वेश्चन 46 पे टेस्ट पेपर में मिलेंगे और भी 50 प्रश्न हमने रखे हैं जो आपको मिलेंगे 47 में। तो सप्ताह में एक दिन टेस्ट पेपर आता है और यह आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, हम समझेंगे पहले कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो मान लीजिए लेंस ये है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है, ठीक है। दो प्रकार के लेंस और इसी का अगर हम कहें इस साइड उत्तल और इस साइड अवतल, तो ये हो जाएगा उत्तलावतल। तो बेसिकली दो प्रकार के लेंस होते हैं। अब ये जो लेंस है, किसी व्यक्ति को कितना लगेगा, ये भी तो समस्या है ना। सबके आंख का पावर अलग अलग, मान लीजिए किसी का आंख कमजोर हो गया तो पावर अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो ये जो पावर मापा जाएगा वो डायोप्टर में मापा जाएगा, ठीक है। तो पावर को क्या कहेंगे हम? पी कहेंगे। लेंस की क्षमता को पी कहते हैं और इसको मापा जाता है डायोप्टर में, ठीक। दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। तो दूसरा प्रश्न होगा आपका कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी एक व्यक्ति है, एक अगर व्यक्ति है कोई, तो वो कम से कम कितनी दूरी पर, ज्यादा तो अनंत है, कहीं तक भी देख सकता है। लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो कम से कम नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर तक देख लेता है अगर वो, तो उसकी आंख अच्छी है। अगर उससे कम आ जाए, जैसे 24 सेंटीमीटर हो जाए, तो नहीं देख सकता। मान के चलिए 1.5 बित्ता, 1.5 बित्ता लगभग लगभग अगर आप 1.5 बित्ता के नजदीक से देख पा रहे हैं तो आपकी आंख अच्छी है। ये स्पष्ट दृष्टि होगी आपकी, आप इतनी दूरी से देख सकते हैं। कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसके बाद पूछेगा तो इसके बाद तांबा हो जाएगा, और इसके बाद पूछेगा तो इसके बाद एल्युमिनियम होगा, और इसके बाद अगर भी पूछता है तो क्या होगा? लोहा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चांदी जो है बहुत महंगी है, आभूषण बनाए जाते हैं। तो चांदी का अगर तार बनने लगे पॉल खुट्टा में, जो केबल खींचा जाता है या घरों में, तो लोग चोरी करके उसको ले जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बाद किसको अपनाया गया? तांबा को। आप देखते होंगे कि तांबा का तार घरों में यूज किया जाता है, जो कि अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिएगा पॉल खुट्टा में, जो पॉल खुट्टा होता है तो उसमें एल्युमिनियम के तार खींचे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि केबल तार, क्या पूछा जाएगा? केबल तार किस चीज के बने होते थे? केबल मतलब जो पॉल में खींचा जाता है वो बने होते हैं एल्युमिनियम के। चौथा है आपका, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसने कितने प्रकार के रुधिर वर्ग बताए? यानी ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। तो ब्लड ग्रुप इन्होंने 4 प्रकार के बताए थे, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के इन्होंने ब्लड ग्रुप बताए, और सबके प्लस माइनस होते हैं, जैसे ए प्लस, बी प्लस, इस तरह। चले, ये हो गया। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक पट्टिका होती है जो हरा और ऑरेंज कलर का होता है, बीच में होगा आपका सेवन। सेवन उदासीन होता है। सेवन क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। और इससे जैसे जैसे आप बढ़िएगा ये क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय। और जैसे इस साइड आएगा ये अम्लीय होगा, अम्लीय। तो हमारा जो रक्त है वो क्षारीय है, तो इसका मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट देखिए कि मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ये प्लीहा कहा जाता है। प्लीहा एक आपका जो अग्नाशय ग्रंथि है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां से इंसुलिन बनता है, अग्नाशय ग्रंथि कुछ इस प्रकार की ग्रंथि होती है, तितली की जैसी। और इसी के यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं, रेड तो नहीं कह सकते, रेड और ब्राउन मिला दे तो कैसा कलर बनेगा, उस तरह। इसको चोर चोर भी बोलते हैं। जब पांठा बकरू खस्सी काटता है लोग बेचने के लिए,
तो यहाँ पर देखिएगा उसको एक पीस सा निकालेगा, उसको फटाक से चीरा लगा करके हटा देगा, क्योंकि ये लाल रक्त कोशिका को खींच लेता है, खा जाता है। यही लाल रक्त कोशिका का ब्लड बैंक है। ठीक है, आगे देखते हैं, गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? गन, गन तो बंदूक समझते, बंदूक की गोली की बात हो रही है, तो तांबा, जिंक और टीन का बना होता है। ठीक है, तांबा, जिंक और टीन का। अब आप समझे गन मेटल किसकी होती है, बंदूक की बात नहीं हो रही है, एक गोली होता है। ठीक है, इसको कारतूस भी बोलते हैं, इस तरह का आकृति का गोली होता है। तो ये तो आप देख पा रहे हैं, इसी की बात हो रही है। जो घन मेटल है वो किससे किससे बना है? तांबा, जिंक और टीन से। तो तांबा और जिंक से हमने बताया था आपको पीतल बनता है और उसमें टीन भी मिला रहता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि वो गोली पीतल की गोली है। हाँ। 8वां प्रश्न है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। सामने वाले 2 रहते हैं, ये देखिए, ये ऊपर नीचे इनके, ये देखिए, ये आपका हो गया कृंतक, काटने वाले दांत। और उसके बाद ये यहाँ पर एक चौवा होगा, ऐसे तिरछा सा, चौवा नहीं, तिरछा सा से नुकीला सा 4 दांत ऊपर नीचे होगा, इसको बोलते हैं फाड़ने वाले दांत। तो इसको बोलते हैं रद, सॉरी फिर से लिखता हूँ, पहला होता है रदनक। ठीक है, रदनक, कृंतक, कृंतक यानी फाड़, चीरने वाले दांत, ये चीरने वाले, रदनक काटने वाले, सामने वाले दांत को रदनक कहते हैं। ठीक, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका सामने वाला 2 ठो दांत हो गया आपका। आप खुद देखिएगा आईना में, ये ऊपर 2 ऊपर नीचे 2, ये आपका हो जाएगा रदनक। और एक एक ठो कुत्ते वाली दांत होती है चीरने के लिए, बहुत नुकीली सी, उसको कृंतक कहते हैं। और उसके बगल में 3 ठो दांत होगा इस साइड, 3 ठो होगा इस साइड, 3 ठो होगा इस साइड करके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक यानी अगला चौहा। और उसके ठीक पीछे 2-2 ठो करके दांत होंगे, तो उसको कहेंगे चवर्णक यानी चौवा। चौवा का दांत क्या होता है? पीसने के लिए। और अग्र चवर्णक किसने के लिए? कुचलने के लिए। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत हमने सीखे। अब हम देखेंगे 9वां प्रश्न, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार की आकृति वाली होती है, इसमें डेंड्राइन बने होते हैं, इस तरह करके आकृति रहती है। और यहाँ पर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे बना रहेगा, यहाँ केंद्रक होगा, ऐसे करके निकला हुआ रहेगा, ये तंत्रिका कोशिका है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा है, तो आरबीसी कितने यानी लाल रक्त कोशिका कितना है? तो 600 है। तो उसके अनुपात में सफेद रक्त कोशिका 1 है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन के। और विटामिन के किस में मिलेगा? तो प्याज, प्याज जो हम खाते हैं उसमें मिलेगा हमें विटामिन के। अब शब्द है विटामिन के, जो शब्द है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कैसिमर फंक ने, ये नाम है, इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन शब्द के बारे में बताया था। अब कह रहा है कि वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन है, यानी कौन सा विटामिन है जो फैट में, वसा में या कार्बनिक यौगिकों में घुल जाएगा? तो विटामिन ए, डी, ई और के, ए डी ई के। ठीक है, इसको आप कीड़ा से याद रख सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा से याद रख सकते हैं, ये आपका वसा में घुलने वाला है, यानी कि आप समझ लीजिए वसा में कीड़ा घुल जाएगा। ठीक है, वसा में कीड़ा घुल जाएगा। 14वां प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, अब देखिए एसिड, एस्कॉर्बिक, सब में सी का उच्चारण आ रहा है। अब कह रहा है रक्त का थक्का, विटामिन के की कमी हो जाए, तो इसी का आप देखिए वाइस वर्सा है, यानी उल्टा है इस प्रश्न में, कि विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, यानी रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ज्यादा रक्त बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। इस यकृत को हम लीवर भी कहते हैं, कलेजी भी कहते हैं। इसका वजन लगभग 1 किलो 800 से 2 किलो के आसपास होता है मनुष्यों में। लीवर, कलेजी, यकृत, जो भी कह लीजिए आप, यही होता है। अगर आपसे ये पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ये तो ग्रंथि पूछ दिया, लेकिन अगर अंतःस्रावी पूछता तो ये थायराइड होता है। ठीक है,
थायराइड, ठीक, थायराइड होता है, समझ गए बात को, जो कि आपके गले में तितली के आकार के पाया जाता है। इस प्रकार जैसे कि ये गला है, तो ये गला एक कंठ हुआ, तो इसी के पास इस तरह करके पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले आने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर, समझे? तो मान लीजिए ये शरीर है और शरीर से यहाँ पर हृदय है, तो इधर से जो आएगा तो गंदा खून आएगा और फिर इसको शुद्ध करने के बाद ये पंप कर दिया जाएगा किधर? शरीर की ओर, ठीक है। तो शरीर से आएगा तो सीरा हो गया, देखिए 100 से शरीर 100 से सीरा, देख पा रहे हैं? 100 से शरीर 100 से सीरा, लेकिन हृदय से जाएगा तो ये धमनी होगा, हृदय से जाएगा तो धमनी और शरीर से आएगा तो सीरा। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय का जो धड़कन होता है, धक 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 करते रहता है, यानी वो चलते रहता है, तो ये नियंत्रित करता है एड्रेनेलिन नाम का एक हार्मोन। अगर इसकी कम या अधिकता हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। 19वां प्रश्न देखिए कि मस्तिष्क के कार्य करने का पता लगाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? देखिए, जिस प्रकार हड्डी टूटता है तो उसके लिए हम लगाते हैं आपका एक्सरे करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्सरे करते हैं। उसी प्रकार हृदय की गति को नापने के लिए आपका किया जाता है इकोकार्डियोग्राम, जिसे ईसीजी कहते हैं। लेकिन मस्तिष्क का करना है तो इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, इसका उपयोग कि दिमाग की जो नसें हैं, दिमाग की जो तंत्रिका है, वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव का शरीर होता है उसके कान होते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार का कर्ण, और कान के पीछे यहाँ एक पर्दा होता है, उसी के बगल में एक छोटी सी, बहुत मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में कह लीजिए, सेंटीमीटर तो नहीं है होगा, मिलीमीटर में है, उस ग्रंथि का नाम है स्टेपस। इसका नाम क्या है? स्टेपस। ये कान की हड्डी है और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 21वां प्रश्न देखिए आप, 21वां प्रश्न कह रहा है टिटनस रोग के से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनस, टिटनस जो होता है जब कभी जंग लगे, लोहे के औजार से कोई कटता है तो उसमें क्या होता है? टिटनस के वायरस होते हैं। और एक होता है आपका घोड़ा का गोबर, यानी घोड़े का जो लीद होता है, अगर कोई कटा फटा व्यक्ति जिसके कटे हुए अंग हो, कहीं पर कटा हुआ हो और घोड़ा का लीद लग जाए तो उसे 100% टिटनस होगा। तो अब आप समझ गए कि किन किन चीजों से बचना है। तो टिटनस के लिए हमें क्या करना है कि प्रत्येक 6 माह में एक टिटनस का इंजेक्शन लगवा लें। आप कटेंगे भी तो कोई टेंशन नहीं होगा। 22वां प्रश्न है इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, और इस पर हमने विशेष चर्चा आपको ऑनलाइन क्लासेस जो टेस्ट हुआ था उसमें बताया हुआ है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर मैं इसमें करूंगा तो ये टेस्ट पेपर है तो ये लॉन्ग हो जाएगा, मैं यहाँ लंबा नहीं करना चाह रहा। एक और याद रखिएगा, मीना माता, मीना माता, मीना माता भी मछली के कारण फैली थी, और इटाई इटाई रोग चावल के कारण फैला था। और कहाँ फैला था? दोनों के दोनों रोग जापान में फैले थे और महामारी के रूप में फैले थे। समझ गए बात? उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो उत्तक के बारे में आप देखिए, एक होता है कार्डियक उत्तक, ठीक है, एक होता है कार्डियक उत्तक। तो कार्डियक से याद कीजिए हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कार्डियक उत्तक कहाँ पाया जाएगा? तो हृदय में पाया जाएगा। कार्डियक उत्तक कहाँ पाया जाएगा? हृदय में। लेकिन अगर रक्त की बात करें तो ये तरल है, ठीक है, लिक्विड है। संयोजी उत्तक का मतलब वैसा उत्तक जिसमें बहुत चीजें मिली हो, जैसे कि आपका पानी है, 90% के लगभग पानी है, फिर इसमें WBC है कि नहीं, फिर इसमें RBC है, फिर इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, और सूक्ष्म कुछ कुछ हैं। तो ये बहुत सारे चीजों के संयोजन से बना है, इसलिए रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं।
एक होता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक जो मांसपेशियों पे बना है, मांस जो बना है उसका, उसको पेशीय उत्तक कहते हैं। एक उत्तक होता है एपिथिलियम, 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 ठीक है। और ये एपिथिलियम हमारी त्वचा बनी हुई है इससे। समझ पा रहे हैं आप कि कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। अब कहता है अस्थि मज्जा का निर्माण किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा जैसे कि आप कभी नली वाला पीस खाते हैं मीट का, तो नली वाला पीस इसके अंदर कुछ भरा रहता है, ऐसे करके चूसा जाता है, चूसिएगा तो उसके अंदर से निकलेगा, वही है अस्थि मज्जा। और वहीं पर डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनता है, सफेद रक्त कोशिका। और एक बात याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी मैंने गलती से बोल दिया, आरबीसी बनता है, यानी लाल रक्त कोशिका। क्या बनता है? लाल रक्त कोशिका बनता है। फिर से मैं दोहरा, तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा, इसको बोन मेरो भी कहते हैं, बोन मेरो। और जिसको भी बोन मेरो कैंसर होगा ना, उसका लाल रक्त कोशिका बनना कम हो जाए, उसको खून की कमी हमेशा रहेगी, ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। 25वां प्रश्न है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान का ऊर्जा समीकरण दिया था, वो ये है ई एम सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी। ये ई क्या है? एनर्जी है, ठीक है। चलिए, ये इटाई इटाई रोग के बारे में है, मैंने उस पर बताया हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26वां है कि द्रव की चौथी अवस्था क्या है? द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ रखा है कि ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। ना तो ये सॉलिड होता है, ना ये लिक्विड होता है, ना यह गैस होता है। अब प्लाज्मा, अगर रक्त प्लाज्मा की बात करें तो ये पीले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ होता है। 27वां प्रश्न है कि एसआई मात्रक में मूल मात्रक कितने हैं? तो मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं, और इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। तो 7 में कौन कौन सा है? मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है और कुलम है। 28वां प्रश्न देखिए कि एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? आप सबसे पहले आप समझिए समतल कोण होता क्या है। कि मान लीजिए ये है आपका, ये आप यहाँ पर हैं अभी, और यहाँ से चलना शुरू किए यहाँ, तो ये जो कोण बना है कि नहीं, ये जो कोण बना थीटा, इसको हम थीटा तो नहीं कहेंगे, इसको रेडियन में मापा जाता है। तो ये आपको क्या है? ये आपका समतल कोण है, क्योंकि ये तो पूरी तरह बॉल की तरह गोल नहीं है ना, ये समतल कोण है, ठीक है। इसको हम कहते हैं समतल कोण, तो ये रेडियन में मापा जाता है। 29वां प्रश्न है कि एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और मनुष्य कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर, यानी इसको अगर तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 95 खरब किलोमीटर, 95 खरब किलोमीटर। तो आप जब मैं आपसे पूछूं तो आप कहिएगा कि 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग 95 खरब किलोमीटर, कोई एक भी जवाब चलेगा। 32वां प्रश्न है कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। तो पारसेक क्या होता है? जब किलोमीटर प्रकाश मीटर को से भी बड़ा होता है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। और खगोलीय पिंडों की दूरी याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष भी खगोलीय पिंडों की दूरी नापी जाती है। दूरी का है दोनों। यहां देखिए, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। और अब यहां पर गुना करके देख लीजिए कि 95 खरब तो पहले से है, तो 95 खरब गुना 3.25 कर दीजिएगा तो उतना होगा 1 पारसेक। 34वां प्रश्न है कि एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो एक न्यूटन किसका है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन में
10 डाइन यानी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 डाइन होता है। हमारे देश में डाइन वगैरह नहीं चलता है, ये विदेशों में है। 35वें प्रश्न को आप देखिए, ये 35वां प्रश्न कह रहा है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा कार्य और ऊर्जा का सेम मात्रक है, वो है जूल, और इसके खोजकर्ता थे जेम्स जूल। क्या नाम है? जेम्स जूल। नेक्स्ट है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर। अब आप सोच लिए कितना छोटा होगा कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 का पावर -10 मीटर के तुल्य होता है ना, बहुत छोटा होता है। 37वां प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो ज्योति तीव्रता जो होती है, देखिए अब मान लीजिए कोई चीज पटाखा फूटा तो ज्योति निकली ना, या फिर कोई चीज ऐसा धमाका हुआ जो रोशनी निकलेगी, तो उसको नापा जाएगा कि कितना निकला, तो इसको फोटोमीटर में मापा जाता है। मान लीजिए आप देखिएगा कि एक्सरे करता है या फिर कोई लाइट का यूज होता है, तो उसको नापा जाता है ना कि कितना देना है नहीं देना है, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है 38 नंबर कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति जो घोड़ा शक्ति कितने वाट के समतुल्य, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि एक एचपी बराबर क्या होता है? तो एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट देखिए, लेंस की शक्ति मापने की इकाई, तो ये हमने आपको बता दिया शुरू में ही, लेंस की शक्ति कह लीजिए, लेंस की क्षमता कह लीजिए, ये डायोप्टर में मापी जाती है। अगला है 40वां प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान कितना होता है? तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक प्रकार का त्वरण होता है। त्वरण क्या है? जब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जी का जो मान होता है वो आपका सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ध्रुवों पर होगा। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव आपके केंद्र से करीब होता है। और सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो सबसे ज्यादा होगा विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा की दूरी केंद्र से ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? अब देखिए निर्वात है, निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी नहीं है, तो जिसका जितना वजन होगा उतना तेजी से गिरेगा, है कि नहीं? अगर मैं हवा को ही खत्म कर दूं तो क्या होगा कि जो गिरने की जो चाल होगी वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा होगा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण को ही खत्म कर दिया जाए तो एक पत्ता गिराइए या एक तरबूज गिराइए, दोनों एक साथ गिरेगा। बात को समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाता है, तो जितना ज्यादा वजन होगा उतना तेजी से गिरेगा, और जिसका हल्का वजन होगा, आप देखिए एक बड़ा सा पत्थर फेंकिए और एक छोटा सा पत्थर फेंकिए, आप देखेंगे छोटा पत्थर ज्यादा दूर जाता है, बड़ा वाला कम दूर जाता है। कई चीजें फैक्टर करती है, बल मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि निर्वात जहां हवा भी नहीं है, तो वजनदार जो चीज है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पर निर्भर करेगा उसका स्पीड। लेकिन अगर निर्वात भी ना हो तो क्या होगा? तब बराबर में गिरेगा। 42वां प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो यहां पर गलत दिया है, यहां बल की परिभाषा नहीं होगी, जड़त्व का, ठीक है, जड़त्व का। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हाँ, अगर यहां पर रहता न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो दूसरे नियम से गति की परिभाषा मिलती है, मैं ये कहूंगा। यहां पर आप समझ लें कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में, चाहे वो चल रही हो चाहे वो रुकी हुई हो, वो तब तक रहेगा जब तक उस पर भारी बल कार्य ना करे। समझ गए बात आप? तो इसका आंसर क्या होगा? जड़त्व। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस नियम की परिभाषा मिलती है? तो छोड़िए, प्रथम हटा दीजिए, यहाँ द्वितीय कर दीजिए, ठीक है। प्रथम को ही काट करके अगर द्वितीय कर दे तो क्वेश्चन भी सेट कर जाएगा, ठीक। रुकिए मैं लिख देता हूं, आप क्वेश्चन को फिर से समझिए। द्वितीय नियम की किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि बल जो होगा द्रव्यमान और गुणनफल के समानुपाती होगा। तो न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की मिलती है। आपको मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल दे रहा हूं, आप इसे प्रथम न माने, इसे द्वितीय माने। 43 का देखिए कि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा?
देखिए वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, और वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वो 10 के स्पीड से जा रहा तो जाइए रहा 10 के स्पीड से चला गया। जो अधिकतर बुजुर्ग लोग बाइक चलाते हैं एकदम एक समान स्पीड से चलाते हैं, वो ज्यादा स्पीड नहीं चलाते हैं, तो वहां हम कहेंगे जब वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो त्वरण क्या हो गया, शून्य होगा। लेकिन आजकल के लौंडा लपाड़ी लोग देखते हैं, दिखावट के चक्कर में लड़की को देखेगा तो रोई से उड़ाएगा स्पीड, और फिर जाके अचानक से ब्रेक मारेगा, फिर एक बार उसको देखेगा, फिर थोड़ा देर जाके रुकेगा, फिर उसको पता नहीं उसको क्या मिलता है 10 बार देखने से। तो यहां जब वेग में समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण शून्य होगा। 44वां प्रश्न देखिए, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल कण नीचे गिर जाते हैं, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। समझ गए, ऐसा क्या है होता है, सुन लीजिए। एक लाठी लेकर कंबल को पीटिएगा तो कंबल तो हिल रहा है, लेकिन धूल जो है अपने स्थिर जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में था, तो कंबल वहां से घसक गया लाठी की मार से, तो वहां पर क्या गिरा, धूल। जैसे कि ये कंबल है और कंबल को हमने छड़ी से पीटा तो कंबल क्या होगा, इधर आएगा, लेकिन इसमें जो धूल थे वो सीधा नीचे की ओर गिरेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये जड़त्व के कारण होता है। जिस प्रकार हम चलती बस में बैठे हुए रहते हैं और बस चलती तो हमारे अंदर भी गति जड़त्व आ जाता है, लेकिन शरीर का जो अगला हिस्सा है वो रुका, निचला हिस्सा वो रुका, और जैसे ब्रेक मारता आगे की ओर हम झुक जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होगा। विराम अवस्था, मान लीजिए कि आप रुके हुए हैं, ठीक है, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस तरह एक कुर्सी पर बैठे हुए, तो आप चल ही नहीं रहे हैं, तो आपका वेग क्या होगा। वेग में क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ठीक है, बल गुना विस्थापन होता है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, वेग में क्या होता है, दिशा होती है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिए, बल, बल की बात, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है बल, लेकिन वेग बराबर क्या होता है, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, स्पीड होता है हमारा और विस्थापन होता है। हाँ ठीक है, चलिए। मान लीजिए आप रुके हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपका वेग क्या होगा, शून्य, क्योंकि आप चल ही नहीं रहे। 46 नंबर का प्रश्न क्या था, बंदूक के गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे कि आप बंदूक पकड़ के खड़े हैं, आपने गोली चलाई तो झटका आपके कंधे पर लगेगा, क्यों, तो न्यूटन ये कहता है, न्यूटन के तीसरे नियम में, कि क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। यानी बंदूक बल लगाता है गोली पर आगे की ओर, और गोली बल लगाती है, उससे जो एनर्जी निकलता है पीछे की ओर बंदूक पर। तो जैसे कि मान लीजिए ये बंदूक है, ये एक बंदूक है, और इस तरह करके इसमें गोली भरा हुआ है। जब ट्रिगर दबाया तो ये गोली इधर की ओर बल लगाई, इस ट्रिगर के धमाका हुआ है ना, लेकिन इसके इधर जाने से इधर ऊर्जा जो उत्पन्न हुआ वो पीछे की ओर बल लगाया, और यहां पर आपका कंधा है, इस कंधे में आकर के चोट लगा आपको। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम है। जिस प्रकार आप छाती के बल कूद जाइए पानी में, आपका छाती लाल हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है। तो रॉकेट में तीसरा नियम है। रॉकेट में क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये रॉकेट है, जब रॉकेट उड़ता है तो बहुत सारा धुआं और आग निकलता है नीचे से, और इससे एक पैदा होता है जिसको एग्जॉस्ट कहते हैं। ये एग्जॉस्ट निकालता है थ्रस्ट, यहां से एक थ्रस्ट पैदा होता है, झटका मिलता है इसको, जितना इधर जोर लगाएगा उतना ऊपर ये रॉकेट जाएगा। आपने देखा होगा बोतल में भर करके हम पटाखा जलाते हैं, तो रॉकेट वाला पटाखा, तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि इसमें जो मसाला लगा होता है इससे धुआं नीचे की ओर आता है, ये ऊपर जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम है ये हो गया आपका 47। अब 48 देखिए कि आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग का मात्रक होता है, तो आवेग होता क्या है उसको देखते हैं। तो आवेग सबसे पहले समझिएगा कि बल गुना उसका समय, यानी बल जो लग रहा है किसी वस्तु पर कितने समय के लिए लग रहा है। कि मान लीजिए हम आपको मारे, ठीक है, एक मारे एक मुक्का और बस थोड़ा सा सटाए मिली सेकंड के लिए, तो आपको कम झटका लेगा। लेकिन अगर हम मारे इतना जोर से, जैसे कि कोई भाला फेंक के मारा, चीरते हुए निकल गया, तो नुकसान ज्यादा होगा ना। आपने देखा होगा किसी को गोली लग जाती, गोली अगर फंस के रह गई तो नुकसान कम होता है, लेकिन अगर गोली चीर के निकल गई तो पीछे खोखला करके निकाल देता है। तो यही तो आवेग है।
आवेग बराबर क्या होता है, बल, और उस बल में कितना समय पर वो बल लगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो बल का क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो आवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। आपको बस इतना हमने समझने के लिए नीचे लिखा है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। 49 नंबर है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जूल है, और हमने पहले भी आपको बताया हुआ है, ऊर्जा कह लीजिए या शक्ति का वाट होता है, ठीक है। ये ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब ये एक बात याद रखिएगा, ठीक। तो ये 50 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस करना है, और बाकी के 50 क्वेश्चन हम आपके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, और अपना तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि जनरल नॉलेज हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।